बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो मेरी खुसूसी दो चीजों पर बेस होगी। पहली चीज 9/11 कैसे हुआ, किसने किया, कितने सारे प्रूफ थे और कहां पर जाकर उसामा बिन लादेन पर इल्जाम लगा। दूसरी चीज 9/11 के बाद होने वाले एक्शंस, उसमें अमेरिका ने क्या हासिल किया और क्या खोया, फिर तालिबान ने क्या हासिल किया और क्या खोया। इन दी एंड इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा खोने वाले शख्स कौन थे इस पूरी जंग के दौरान। कमिंग बैक टू द पॉइंट 1, 9/11 हुआ कैसे और कौन इसका जिम्मेदार था। हम सबको जो भी वर्जन पता है 9/11 का, वो मोस्टली वेस्ट से आया हुआ है। हमें कोई भी वर्जन ऐसा नहीं बताया गया प्रिसाइजली बाय द मीडिया जिसमें इस वर्जन को काउंटर किया जा सके। हमेशा याद रखें, कभी भी कोई भी स्टोरी बिलीव करने के लिए आपको दो किस्म के वर्जन सुनना जरूरी होते हैं। एक प्रोटैगनिस्टिक वर्जन जो उसकी फेवर करे, एक एंटैगनिस्टिक वर्जन जो उसको क्रिटिकली एनालाइज करे, जो उस पे तनकीद करे, जो उसे डिबेट करे। उसी के बाद हम हमेशा सच की तरफ बढ़ सकते हैं। पर 9/11 का वर्जन ऐसा था जो सिर्फ हमें एक ही तरफ से सुनाया गया और हमें इमोशनली ब्लैकमेल किया गया, यूं कहें इमोशनली सेंसिटाइज किया गया कि आप इसे समझ लें और इसे मान लें, क्योंकि 3000 मासूम अमेरिकियों की जान गई है एक दहशतगर्दाना हमले में। हमें ये भी नहीं बताया गया कि ये दहशतगर्द हमला किसने किया है। हमें सिर्फ ये बता दिया गया कि ये उसामा बिन लादेन ने किया है। उसके बाद क्या उसामा बिन लादेन के खिलाफ कोई सबूत दिए गए? कभी किसी ने सोचा कि 9/11 की जो इंक्वायरी हुई थी उसकी रिपोर्ट का क्या बना? उस रिपोर्ट में ऐसा क्या खास था? उस रिपोर्ट की फंडिंग क्यों कम कर दी गई और उस रिपोर्ट के कंक्लूजन इतने वेग कैसे हुए? हाँ, एक वर्जन और भी है हिस्ट्री का। वो वर्जन ये है कि अमेरिका एक इंपीरियलिस्ट पावर था जिसे अपनी इंपीरियलिज्म दिखानी थी दुनिया को, और वो यूनिलेटरल वर्ल्ड में जब सोवियत यूनियन की डिफीट हुई, वर्ल्ड बायलेटरल से यूनिलेटरल बन गई। उसके बाद अमेरिका यूनिलेटरल वर्ल्ड में अपना मसल दिखाना चाहता था, जिसकी वजह से उसे कुछ बैटल ग्राउंड्स चाहिए थे और उसे सबसे आसान बैटल ग्राउंड्स मिले अफगानिस्तान और इराक, क्योंकि यहाँ पर ही अमेरिका के दो सबसे बड़े मुखालिफ रहते थे और जिनसे अमेरिका जंग में उलझ पड़ा। ये भी एक वर्जन है हिस्ट्री का। बहरहाल ये कहना 9/11 उसामा ने नहीं किया, ये भी अजीब लगता है। ये कहना 9/11 उसामा ने किया, ये भी अजीब लगता है। तारीख का ऐसा दौर गुजरा है जिसके बारे में कोई भी क्लियरिटी के साथ नहीं कह सकता कि 9/11 के पीछे कौन था। जब 9/11 हुआ और अमेरिकन ने ISI से कांटेक्ट किया कि आप तालिबान लीडरशिप से बात करें और उन्हें कन्विंस करें कि वो उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कर दें, तो मुल्ला उमर ने एक बड़ा तारीखी जुमला कहा था कि जो CIA के चीफ जब मुल्ला उमर से मिलने गए तो मुल्ला उमर ने उनसे कहा कि जो सबूत आप मुझे दिखा रहे हैं, क्या इन सबूत की बुनियाद पर आपकी यानी अमेरिका की अदालत उसामा बिन लादेन को सजा देगी? तो CIA चीफ ने कहा था नहीं। मुल्ला उमर ने कहा था कि मैं कैसे उसामा को इन सबूतों की बुनियाद पर आपके हवाले कर दूं। अब आते हैं एक और पॉइंट। वहां पर मुल्ला उमर पहले ही कन्विंस हो चुके थे, यूं कहते हैं स्ट्रीट सेंस वाले बंदे थे, कि उसामा अगर मैं इनके हवाले भी कर दूं फिर भी ये लोग यहाँ पर आएंगे वन वे और दी अदर। सो बेहतर है उसामा इनके हवाले ना करके कम से कम एक रेजिस्टेंस तो खड़ा कर सकता हूँ मैं आने वाले हमले के खिलाफ। और ये एक पॉलिटिकल क्लेवरनेस थी जो मुल्ला उमर ने अपनाई, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस खड़ा हुआ और आज उसके रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। एनीवेज, ये थोड़ी सी डिस्कशन थी 9/11 के हवाले से, क्योंकि अगर कोई शख्स ये समझता है कि उन्होंने उसामा को मार के 9/11 के उन 3000 बंदों को इंसाफ दे दिया तो वो बहुत ही बड़ा अहमक है और वो अहमकों की जन्नत में रहता है। अगर उसामा ही रिस्पॉन्सिबल था तो 2012 में ही ये जंग खत्म हो जानी चाहिए थी। ये एक तारीख का ऐसा बाब है जिसके बारे में हमें कभी भी कुछ भी नहीं पता चलेगा। हो सकता हो हमारी जनरेशंस को आने वाले दिनों में पता चल जाए, क्योंकि कभी भी ताकतवर के खिलाफ उसके वक्त में यानी उसके दौरे हुकूमत में कोई नहीं सच बोलता। जब उसका वक्त गुजर जाता है तो फिर हर कोई उसके बारे में बताता है कि इसने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। सोवियत रूस का टाइम था, उसके बारे में भी कोई नहीं बोलता था उस टाइम पर। जब सोवियत रूस गुजर गया उसके बाद उसके बारे में हर कोई बोलने लगा। आज भी बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स मौजूद हैं जो ये लिखते हैं कि ये 9/11 और ये वॉर ऑन टेरर ये सब कुछ अमेरिकन इंपीरियलिज्म था, कोई रिवेंज नहीं थी, कोई जस्टिस नहीं थी, ये सिर्फ इंपीरियलिज्म था। बहरहाल जी, 9/11 के बाद अमेरिका ने क्या हासिल किया? अमेरिका ने पूरे एशिया को उड़ा के रख दिया जिसे वो अपना दुश्मन समझता था। अमेरिका ने चुन चुन कर उन
हुकूमतों को खत्म किया जो उसके खिलाफ बोलती थी, जैसे अफगानिस्तान से उसामा बिन लादेन, इराक से सद्दाम हुसैन, लीबिया से कर्नल गद्दाफी। हर वो मुल्क जो अमेरिका की पॉलिसी को तनकीद बनाता था उसको खत्म कर दिया गया, ये कहकर ये दहशतगर्द हैं, ये सब ह्यूमन हैं, इनके पास जीने का कोई हक नहीं, इनके पास सिर्फ एक हक है, वो है मरने का। और वो ममालिक जो अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाते रहे वो सारे के सारे आजाद रहे, बल्कि तरक्की करते रहे। इससे भी यही साबित होता है कि अमेरिकन इंपीरियलिज्म ही 9/11 की वजह बनी। किसी भी जंग को लड़ने के पहले आपके पास एक सॉलिड रीजन चाहिए, आपको अपनी कौम को एक एक्सक्यूज देना होता है कि हम इस जंग में क्यों जा रहे हैं। वो एक्सक्यूज इतना बड़ा होना चाहिए जो आपकी कौम को यूनिफाई कर सके, आपकी कौम को एक बैनर के नीचे जमा कर सके, जिससे आप उन्हें कन्विंस कर सको कि हाँ हम ये जंग हक पर हैं और हम सही तरीके से लड़ रहे हैं। और 9/11 वही एक्सक्यूज था। बहरहाल इसमें यह भी कहना कि अमेरिकन की कोई गलती नहीं है, ये भी सरासर ज्यादती है। अमेरिकन को मैं यहाँ पर अमेरिकन लोकल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। अमेरिकन लोकल पॉपुलेशन को तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता या उसकी मीडिया को तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक जंग में अमेरिकी फौजी ना मारे जा रहे हो। जब तक दूसरे ममालिक के सिविलियंस मारे जा रहे हो तो अमेरिका को कोई परवाह नहीं। जिस दिन उसका एक भी फौजी मर गया मीडिया में हेडलाइंस बनती है, वहाँ पर रोना धोना शुरू हो जाता है। इन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इनके फौजी कितने सिविलियंस मार देते हैं दूसरे मुल्क में जाकर। अब आते हैं जी तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ। तालिबान ने क्या हासिल किया, क्या खोया। हम सब जानते हैं तालिबान 9/11 से पहले पूरे अफगानिस्तान पर हुकूमत नहीं करते थे। नॉर्दर्न अलायंस के पास एक सॉलिड ग्राउंड था जिससे वो तालिबान को रेजिस्ट करते रहते थे। मगर 9/11 हुआ, उसके बाद नॉर्दर्न अलायंस ने यूएसए के साथ हाथ मिलाया और तालिबान के ऊपर चढ़ दौड़े, जिसकी वजह से तालिबान को काफी ज्यादा नुकसान हुआ और तालिबान तकरीबन पूरी उनकी हुकूमत खत्म हो गई और तालिबान सबर्ब्स यानी गांव में जाकर छुप गए और यहाँ वहाँ भटकने लगे और तालिबान के काफी ज्यादा लोगों को मारा गया। रशीद दोस्तम के बारे में तो आप सब जानते हैं, उसने तालिबान के साथ क्या किया। इसी तरह से उनकी पूरी की पूरी हुकूमत रातों रात खत्म कर दी गई। बहरहाल तारीख का करना कुछ ऐसा हुआ कि 20 साल गुजरने के बाद वो तालिबान बड़ी शान से काबुल पर आए, उस पर हुकूमत की। वो इलाके जो नॉर्दर्न अलायंस के थे वो भी सारे तालिबान के अंदर आ गए। पंशीर वैली जो कभी भी 100 साल में फतह ना हुई थी वो भी तालिबान के अंदर आ गई। खुदा की करनी ऐसी हुई, तालिबान की गवर्नमेंट जितनी कमजोर थी उससे ज्यादा ताकतवर होकर 2021 में बहाल हो गई। तालिबान के दौर में कभी भी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनता काबुल में, लेकिन आज उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास एयरफोर्स है, उनके पास मॉडर्न वेपन्स है, उनके पास नई ट्रेंड यूथ है और उनके पास एक नई सोच है जिससे वो आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। 9/11 की जंग से अगर ये कहा जाए कि तालिबान को नुकसान हुआ तो वो सरासर गलत है। हाँ, उन पर आजमाइशें आई, उन्हें नुकसान भी हुआ, लेकिन आखिर में इन दी एंड जो मैटर करता है वो फातेह नजर आए इस जंग में। तो फिर इस जंग का नुकसान किसे हुआ? इस जंग का नुकसान हुआ है आम लोगों को। अमेरिका में इस जंग का नुकसान हुआ है वहाँ के टैक्स पेयर्स को कि उनका सारा पैसा उनकी इलीट ले उड़ी इस जंग के नाम पर। और अफगानिस्तान में नुकसान हुआ है वहाँ के आम लोगों को, उनके बच्चे मारे गए, उन लोगों के ऊपर हर तरह का बम इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक कि स्वीडन ने एक नया वेपन बनाया तो अमेरिका से परमिशन मांगी कि मुझे ये वेपन टेस्ट करना है, क्या अफगानिस्तान में आपके पास कोई आइडियल टारगेट है जिस पे मैं इस्तेमाल कर सकूं। अब अफगानिस्तान की हालत ये हो गई थी कि वो एक वेपन ग्राउंड, वेपन टेस्टिंग फैसिलिटी बन गई थी। इससे बुरा क्या हो सकता है इंसानी तारीख में? एक अच्छा खासा मुल्क और उसकी आजाद अवाम एक वेपन टेस्टिंग फैसिलिटी बनकर रह जाए। अब आते हैं जी, जो अमेरिका ने गवर्नमेंट बनाई थी तालिबान को हटाकर, वो किस तरह की गवर्नमेंट? वो इस तरह की गवर्नमेंट थी कि आप गली के गुंडों को हुकूमत करने के लिए देते। मतलब जिस शहर में सबसे बड़ा गुंडा था उसे पैसे दिए जाते कि आप हुकूमत करें और तालिबान को हटाएं, तालिबान को ना आने दे, आप जो कानून तोड़ना चाहें तोड़ सकते हैं, आपको कोई नहीं पूछेगा, आप हुकूमत करें, बस तालिबान को ना आने दे। मजार शरीफ में रशीद दोस्तम जैसे कातिल, कंधार में अब्दुल रज़ाक जैसे खूनी दरिंदे और कातिल हेरात स्मगलर्स के हवाले कर दिया गया और पंजशीर ड्रग्स डीलर और स्मगलर्स के हवाले कर दिया गया। इसी तरह के तमाम दहशतगर्द क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को मेन पोजीशंस पर लाकर खड़ा कर दिया। कल ही एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें एक तालिबानी फाइटर क्लेम कर रहा था अरशद शरीफ के साथ कि यहाँ पर एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल था पिछली गवर्नमेंट का, एक इलाका था अफगानिस्तान का, वो लोगों को पकड़ के अपने कुत्तों को खिलाता था। वो अपने कुत्तों को गोश्त खिलाने के लिए कोई जानवर नहीं लाता था, सड़क से
लोगों को जाकर उन कुत्तों को खिलाता था और उन कुत्तों को आदत पड़ गई थी सिर्फ इंसानी गोश्त खाने की। इस तरह के दरिंदे पाले हुए थे अफगान नेशनल गवर्नमेंट ने। अब्दुल राज़िक जो कंधार का पुलिस चीफ था और फिर बाद में गवर्नर भी बना, वो किस तरह का शख्स था? वो भी एक दहशतगर्द और खूनी दरिंदा था। अगर कोई ये कहे कि तालिबान बुरे हैं और पिछली गवर्नमेंट अच्छी थी, तो वो बहुत ही बड़ी अहमकों की जन्नत में रहता था। पूरी दुनिया के पास कोई चॉइस नहीं थी, उन्हें दो बुरी चीजों में से कम बुरी चीज चूज करनी थी। अगर हम तालिबान को बुरा कहें तो अगर तालिबान काफी बेहतर हैं उस पिछली गवर्नमेंट से कम उन्होंने अमन तो लाया इस जंग ज़दा मुल्क में और कानून की हुक्मरानी तो ला रहे हैं। दुनिया हमेशा तालिबान को इस्लाम के नजरिए से देखती है, मगर ये नहीं देखती कि तालिबान नेशनलिस्ट भी हैं। वो पूरी अफगान कौम की यूनिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं और अफगान सोवरेनिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तालिबान की मौजूदगी में अफगान सोवरेनिटी इतनी आसानी से वायलेट नहीं हो सकती जैसे अशरफ गनी की दौर में हो रही थी। वन वे और दी अदर तालिबान अल्टीमेट चॉइस है अफगानिस्तान के लिए और अफगानिस्तान को आने वाले 20 साल तालिबान के साथ ही रहना पड़ेगा। अब इस पर वेस्ट मातम ही कर सकता है, उसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता। और ये कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये वही हुआ है वेस्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।